हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो आज हम लोग जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में रिपीट होते हैं। बीपीएससी ही नहीं, सारे एग्ज़ामों में जो जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट ज़रूर होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और कल हम लोगों ने हिस्ट्री का काफ़ी जितना भी था, मतलब पीवाईक्यू था बीपीएससी का, भारतीय इतिहास का, तो वो सारा हम लोगों ने देख लिया है। इसको करने के बाद से हम लोग सीधा देखेंगे साइंस को। साइंस को देखने के बाद से हम सीधा देखेंगे बिहार स्पेशल को, और बिहार स्पेशल को देखने के बाद से हम ज्योग्राफी को देखेंगे, इंडिया लेवल पर भी, विश्व के लेवल पर भी और बिहार के लेवल पर भी। उसके बाद से हम लोग करंट्स को देखेंगे और करंट्स में उनको देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर पुरस्कार किसको दिया गया था, कब दिया गया था, कौन सा है, और वर्तमान में किसको वो पुरस्कार मिला है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो करंट्स के भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर तो फिलहाल यहाँ पर दिख गया आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों को आंसर नहीं भी दिखता तो भी आप आसानी से इस आंसर तक पहुँच सकते थे, क्योंकि कल के वीडियो में ये क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो वहाँ पर बाकायदा हम लोगों ने समझा है कि 1930 को क्यों चुना गया था। तो ये 1930 में ही ये दिवस के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका आंसर है ए। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। तो ध्यान देंगे, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। सबसे पहले तो यही ध्यान देंगे कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो 1929 में की गई थी, ये ध्यान देंगे। और किस अधिवेशन में की गई थी, तो वो की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। और ये विशेषकर ध्यान देंगे ये दिसंबर, क्योंकि अभी जो बीपीएससी का 2022 का री एग्ज़ाम हुआ है, जो री एग्ज़ाम हुआ है इसमें संविधान सभा की बैठक के बारे में पूछा था, और किस मंथ में हुआ था ये पूछा था कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो उसमें दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐसे करके दिया हुआ था। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको जैसे कि कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से हमें सीख लेना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आए तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, खास करके उन चीज़ों को, उन महत्वपूर्ण डेटों को जहाँ पर आपको लगे कि हाँ आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये विशेषकर ध्यान देंगे आप, दिसंबर 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। आगे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया, और आज़ादी की पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 26 जनवरी आने वाला है, आप सभी को अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक तो डेट ये याद रखना है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। तो देखिए पढ़ के ही लग गया, क्योंकि 371, 72, 81 ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है। और जो अभी हम अगर आर्टिकल्स की बात करें तो लगभग 468 आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे कि 400 अधिक आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में वर्तमान में। यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग,
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ध्यान देंगे, मूल पाठ में, संविधान के मूल पाठ में कितने भाग, कितने अनुसूचियाँ, कितने वो थे, आर्टिकल्स थे। तो 395 आर्टिकल्स था, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू होते हैं, स्टेट पीसीएस का जो इंटरव्यू होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान का स्वरूप कैसा था, या ये पूछ लेगा आपसे कि वर्तमान में संविधान की स्थिति कैसी है। तो आपको यही सारी चीज़ें बतानी है कि वर्तमान में संविधान की स्थिति कैसी है, ठीक है, और मूल संविधान की स्थिति कैसी थी, या मूल संविधान का स्वरूप कैसा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, तो गलत है, 350 छोड़ते हैं इसको। फिर 400 से अधिक आर्टिकल्स और 500, तो अभी मैंने आपको बताया कि 400 से अधिक है, तो आंसर हो गया इसका सी। अब यहाँ पर दिया है, मिलान कीजिए संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 16 में पूछा गया था, अभी तो आपको पता है कि बढ़ गया है। तो उस टाइम की अगर हम बात करें इसका, तो किसमें कितना था उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो संघीय सूची में कितने विषय थे, तो ए का तो ए ही है, 1 का तो ए ही है, क्योंकि संघीय सूची में 97 विषय थे, ठीक है। राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, तो राज्य सूची में आपकी हैं 66 प्रविष्टियां, और समवर्ती सूची में कितनी है, तो समवर्ती सूची में है 47। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 का हो गया आपका ए, बी का हो गया आपका सी, और 3 का हो गया आपका बी। तो आंसर आ गया आपका बी। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये था सन 2016 के हिसाब से। अगर हम सन 2022 के हिसाब से इसी क्वेश्चंस को देखें कि मिलान करें, अगर आपको दे दे, तो वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे कि जो संघ सूची है उसमें अब हो गए हैं 98 विषय। वर्तमान में अगर हम देखें राज्य सूची में, तो इसमें हो गए हैं 59 विषय, और समवर्ती में हो गया है 52 विषय। इसमें मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि जो राज्य सूची था उसमें से 5 विषय उठा करके समवर्ती सूची में डाला गया था। समवर्ती में था 47 और इसमें था आपका 66। तो 66 में से अगर हम 5 उठाएंगे तो यहाँ पर 61 होना चाहिए, ना कि 59। तो ये आपका गलत है, यहाँ पर 61 होगा, ठीक है, 61 विषय हैं इसमें। और जो 5 थे, 47 में 5 अगर जोड़ेंगे आप तो 52 हो गया आपका। तो ये सही है, ये डाटा गलत दिया है यहाँ पर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में ये जो राज्य सूची है इसमें 61 विषय हैं, और इसी में से 5 उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, जो कि समवर्ती सूची में 47 थे, और जब 5 इसमें डाला गया तो कितने हो गए आपके 52 हो गए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार करें, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो आपको अगर संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका याद होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहले शब्द आएगा वो आएगा कि सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ठीक है। तो देखिए सार्वभौमिक सी कहाँ से हो रहा है, तो सी में देखिए 3 में हो रहा है, एक हमारा हट गया। समाजवादी सी ए, देखिए सी ए यहाँ भी है और कहीं भी नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ए। तो ध्यान रखेंगे, पहले आता है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, और आपको प्रस्तावना भी पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो या यूपी पीसीएस का इंटरव्यू हो, आपसे प्रस्तावना पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना याद है आपको तो पढ़ के सुनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना शब्द। अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने में साधारण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, 3/4 बहुमत चाहिए, या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो अगर आपने सर की वीडियो अच्छे से पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से जो संघ राज्य क्षेत्र वाला चैप्टर है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किसी नए राज्य का निर्माण करने के लिए साधारण संशोधन की जरूरत होती है। आंसर हो गया इसका ए।
नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ध्यान देंगे सबसे पहले 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल्स हैं आपके, किसको प्राप्त हैं? ये भारतीयों को प्राप्त है, भारतीयों को। तो अब देखिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक इसमें आती है, ये 19 में आती है, आर्टिकल 19 में। कानून के समक्ष समता, दूसरा कि कानून के समक्ष समानता, समता या समानता करिए, तो ये आता है किसमें? आर्टिकल 14 में, 14 में आता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये आता है आपका 30 में, आर्टिकल 30 में। तो देखिए, अगर आपको आर्टिकल्स याद है ना और ये पता है कि किस आर्टिकल में क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। चलिए, आपको अगर 2 पता है, एक ये आपको कंफर्म है कि चलो ये सभी के लिए है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, ठीक है। तो 2 देखिए किस में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। चौथा है कि जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये भी आपको पता है किस में है, आर्टिकल 21 में है और ये भी सभी के लिए है। तो 21 भी देखिए 4 किस में है, 4 हटाइए, आपका आंसर आ गया ए, आंसर आपका ए। 1 और 3 ये जो हैं ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, बाकी ये जो हैं 2 समता और ये जीवन की स्वतंत्रता, तो ये सभी को प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अच्छा, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार 29 में है। 30 में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था है, ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत है? अगर आप झंडा फहरा रहे हैं तो किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है 19(1) के तहत, क्योंकि ये आप अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हाँ आप एक भारतीय नागरिक हैं, आप अपने देशभक्ति को दिखा रहे हैं, यानी आप झंडे के माध्यम से ये अभिव्यक्त कर रहे हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं देशभक्त हूँ। ठीक है, आंसर है इसका बी। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को? तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को, आंसर इसका ए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो डेट याद रखना है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल को जोड़ा गया। और जो शिक्षा का अधिकार था ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्टेट पीसीएस जो है खास करके इस मामले में है यूपी पीसीएस, वो ऐसे क्वेश्चनों को उठाता है। तो कोई भरोसा नहीं है कि बीपीएससी भी पूछ ले, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा 2021 का पेपर, तो उसमें जीएसटी से पूछा है कि जीएसटी कब लागू किया था। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा था उसका आंसर। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। तो ध्यान रखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था, आर्टिकल जो 21 का जोड़ा गया था, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाग 3 में? तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसमें भाग 3 में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। तो ये भाग भी ध्यान देंगे, यहाँ पर भाग 2 कर देगा, भाग 4 कर देगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे ये भाग 3 में जोड़ा गया, क्योंकि 21 है तो 21 भाग 3 में ही आता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में आ रहा है। ठीक है, तो 21 का भी है तो मौलिक अधिकार में ही आएगा, तो भाग 3 में ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। 86वें संविधान की बात करें तो 2002 में हुआ था। यदि आपको वो बोले कि शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है?
सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार। तो देखो आप यहाँ पर 2 हैं, तो इसलिए इसने वो नहीं किया, क्योंकि शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया है और सूचना का अधिकार 19 में है, तो इसलिए यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। तो बीपीएससी में अगर ऐसे ऑप्शन दो तो आपका आंसर होगा E। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक के स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति अधिकार से निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है कि इस प्रकार विकल्प A और C दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, जिसको आप ध्यान में देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए दिशा निर्देशों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो अब एक एक आर्टिकल्स को देखें हम। जैसे कि अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 है DPSP से, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और ये भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल? तो 36 से 51 तक है। तो अब 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो इसमें वही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस में है? आर्टिकल 39 में है, ठीक है, आर्टिकल 39 घ में है। समान नागरिक संहिता आप सभी को पता है, ये आर्टिकल 44 में है। छोटे परिवार का मानदंड, इसको तो छोड़ दीजिए, पता ही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये 350 में है, आर्टिकल 350 में। तो अब देखिए, अगर हम इसको देखिए, 4 को अगर हम हटा रहे हैं, 4 हमारा एलिमिनेट हो गया, 1 और 2 हमारा सही है, ठीक है। छोटे परिवार का मानदंड, ये तो वैसे ही कह रहा है मानदंड, इसको तो अलग से होंगे, ये किसी आर्टिकल में नहीं आएंगे। तो 3 को भी अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर हो गया B। आंसर है इसका B। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 339 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन है। तो ध्यान देंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन किस में है? आर्टिकल 39 में है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, जबकि 350 क में प्राथमिक स्तर पर भाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश है। हालांकि भाग 4 में उल्लेखित नहीं, तो छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि किसमें कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि मौलिक कर्तव्य किस में है। तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में। भाग 4A में इसका विशेषकर आप ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना कि मिलान वाले जब क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, तो ये जो 4 है इसको घुमा देगा, 6 कर देगा, 6A में कर देगा। तो वो एकदम से अचानक से देखने में लगता है कि हाँ ये 4 ही है, और इस पर टिक हो जाता है, वो गलती हो जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है खास करके। तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, और आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। ये डेट आप ये जो वर्ष है इसको याद रखेंगे। और अगर यही बात करें हम 44वें संविधान संशोधन का, तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1978 में। 1978 में, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ भी है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका आंसर है A, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये केवल बीपीएससी का ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार पीसीएस पढ़ रहे हैं, ऐसा है भी नहीं कि आप बिहार पीसीएस जो पढ़ रहे हैं वो ओनली आप बिहार जो स्पेशल है, बिहार की जो पॉलिटी है उसमें आप पढ़ रहे हैं। ये हर एक एग्ज़ामों में आएंगे, क्योंकि ये भारत का संविधान है, ना कि वहाँ का है, जैसे कि बिहार का स्पेशल कोई संविधान है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बशर्ते आपको इसको अच्छे से ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। आंसर है इसका B। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा।
तथा यदि किसी कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृतियों को संपादित करेगा। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये तीनों लाइन विशेष करके याद होनी चाहिए कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है इन कारणों से, तो जो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार है वो संभालेगा उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संभालेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं है तो उस न्यायालय में उस समय जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। ये तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के बाद कौन संभालेंगे, अगर ये नहीं है तो इनके बाद कौन संभालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति है ही नहीं, इसलिए आंसर में है मुख्य न्यायाधीश। तो अब ऐसा ना करिएगा आप लोग कि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है और ऑप्शन में अगर दिया है कि दोनों दे दिया है, यहाँ पर जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति भी दिया है और यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी दे दिया है, और यहाँ इनमें से कोई ना दे करके यहाँ पर उपराष्ट्रपति ही मान लेते हैं हम, उपराष्ट्रपति। तो आपका आंसर यहाँ पर ई होगा, क्योंकि दोनों ही संभाल सकते हैं। और बीपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट, ऐसे ही फैक्टों को उठा करके ऐसे ही 2-3 जो उस पद से संबंधित होंगे, जो उस कार्य से संबंधित होंगे, उनका पद डाल देगी और फिर आपसे पूछ लेगी। तो अगर आपके मन में यही रहेगा केवल कि भारत का मुख्य न्यायाधीश ही संभालता है, तो अगर वहाँ पर आपको उपराष्ट्रपति दिखेगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और बस इसको लगा करके चले आएंगे। तो इसलिए आपको ये भी तीनों चीज़ें याद रखनी है। अगर तीनों दे तो भी आपका आंसर ई होगा, अगर 2 दे तो आपका आंसर ई होगा, अगर केवल ये दिया है या केवल उपराष्ट्रपति है या केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश है न्यायालय का, तो उनमें से आंसर आपका वही होगा जिस ऑप्शन में वो दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये उस टाइम का है, इसे छोड़ सकते हैं आप। वर्तमान के याद रखिएगा। अभी यहाँ पर पूछा है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम ले द्रौपदी मुर्मू को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, तो इस टाइम पे वो 15वीं हैं, 15वीं हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कोई विधेयक है, उसको आप संसद में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके बाद से वो अधिनियम बन जाता है। जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है, तब ये अधिनियम बनता है। तो अब इसमें से देखिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, पारित होने के बाद से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब जाकर के वो अधिनियम बन जाता है। तो इसका आंसर है बी। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो ये देखिए, पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये बहुत पहले का है, ठीक है, और कोई वो नहीं है, बना सकता है क्वेश्चन यहाँ से। तो इनका जो क्रम था वो 13वां था, ठीक है, 13वां था। अच्छा, यहाँ पर कैसे सी कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति के अनुसार अगर हम देखें तो 12वां है, तो ये व्यक्ति के अनुसार माना है, ठीक है, तो व्यक्ति के अनुसार 12वां होगा। अगर वैसे उपराष्ट्रपति के रूप में अगर हम देखें तो 13वां है, 13वां है। तो ध्यान देंगे ये दोनों लाइन। उपराष्ट्रपति के रूप में अगर हम देखें तो 13वां है, और अगर व्यक्ति के अनुसार देखें कि कितने व्यक्ति बने थे उसके बाद से ये बने हैं, तो 11 व्यक्ति बनने के बाद से ये 12वें नंबर पर थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। आंसर है इसका बी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। कौन होता है वो, कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद का वो अधिकारी सदस्य नहीं है, बट फिर भी कार्यवाही में भाग लेता है। उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महापरीक्षक यानी कैग, चुनाव आयुक्त, ठीक है। और ये पूछा गया है आपका 2 बार, ये देख सकते हैं 2 बार पूछा गया है।
और इसका आंसर है बी, अटॉर्नी जनरल। आंसर है बी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में योग्यताएं होनी चाहिए, वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की में, संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में बोल सकता है, यानी बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता वो, ठीक है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। संसद में भाग लेगा, संसद में बोलेगा, चर्चा वर्चा भी करेगा, लेकिन वो मत नहीं देगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 73(4) में अगर राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है, ठीक है, तो उसको हटाने का अधिकार किस में है? महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 76(4) में। ये भी आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में कौन है वो है महान्यायवादी। आंसर है सी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार, यानी कितने दिन की अवधि के लिए अगर वह सदन में अनुपस्थित है, नहीं आ रहा है, तो उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा। इसका आंसर है बी, 2 माह या 60 दिन। ध्यान रखेंगे, 7 डेज या 2 माह, सॉरी 7 नहीं, 60 दिन या 2 माह। आंसर है बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के तहत विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्यता समाप्त जब 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना। तो ध्यान देंगे, अगर आपको 60 दिन दे या 2 माह दे, आंसर वही होगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर 2 माह दिया है तो 2 माह ही लगा करके आएंगे, 60 दिन आप छोड़ देंगे। वैसे ये चीज़ तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बीपीएससी क्या करेगा कि 2 दे देगा आपको, एक जगह तो 60 दिन कर देगा और एक जगह आपका 2 माह कर देगा। तो इस सिचुएशन में आपका ऑप्शन होगा ई। तो ऑप्शन अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ के ध्यान दे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव मार्क्सिंग मतलब निगेटिव मार्क्स भी अब लागू हो रहे हैं। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 20 सदस्य तो होते ही नहीं हैं। 275 सदस्य, जिनमें से 18 भी नहीं होते हैं। 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति, तो ये ठीक है, 12 होते हैं। और भी एक बार देख लेते हैं एक ऑप्शन और, 252 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका आंसर है सी, क्योंकि इसमें 252 नहीं होते हैं, 250 होते हैं, ठीक है। आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। तो आंसर है इसका डी, समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि 1/3 जो इसके सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष पर वो होते हैं, मतलब बदले जाते हैं, ठीक है, तो समाप्त नहीं होते हैं। आंसर है इसका डी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसको आप देख लेंगे अच्छे से। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का? तो आप सभी को पता है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उसका चुनाव होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ध्यान देंगे, उसका जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। ये भी ध्यान देंगे कि इसका चुनाव ये नियुक्त नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आए और इनको नियुक्त कर दिए, नहीं, ये निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। और निर्वाचन कौन कौन निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अभी आप देखे हैं उपराष्ट्रपति ही होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयकों की शुरुआत राज्यसभा से होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बिल्कुल सही है। ये नहीं है
कि विधान विधेयक की जो शुरुआत होती है वो लोकसभा से होती है, ना कि राज्यसभा से। तो आंसर है इसका बी, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। आंसर है इसका बी। धन विधेयक पेश किए जा सकते हैं केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो अभी आपने देखा केवल लोकसभा से में ही मतलब पहले पेश होते हैं ये। लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए, और ये ऑप्शन तो है ही खैर। तो इसका आंसर है सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, कैग का वो हुआ के लेखानुदान बना है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को, कि लोकसभा के स्पीकर को, या संसदीय मामलों के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को? तो आंसर है इसका बी, लोकसभा के स्पीकर को कैग जो है अपना रिपोर्ट सौंपती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो लेखा समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो अब इसमें जो आपको ध्यान देने वाली पॉइंट्स है वो ये है कि जो लोक लेखा समिति की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति नहीं करता है। अगर आपको राष्ट्रपति दिखे तो ये आप तुरंत राष्ट्रपति को करेंगे कि राष्ट्रपति ही करता होगा, लेकिन लोक लेखा समिति जो है इनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये गलत है इसमें। ठीक है, आंसर है सी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार की बात कर रहा है यहाँ पर। कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ठीक वैसे ही होगा जिस तरीके से केंद्र में अगर हम बात करें केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। तो ठीक यहाँ पर राज्य सरकार की बात की जा रही है तो यहाँ पर होगा राज्यपाल। आंसर है इसका बी। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसे करता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को? आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए, राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? वो सौंपता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको 62 वर्ष के पद क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद, यानी यहाँ पर इसकी कोई योग्यता नहीं है कि वो कितने एज का रहेगा तो न्यायाधीश बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा पद की शपथ, इसका मतलब कि पद की शपथ अब पता नहीं वो कब लेगा, किस एज में जा करके ले। लेकिन हाँ 62 तक के लिए लिमिट कर दी गई है कि हाँ 62 साल तक वो इस पद पर कार्यरत रह सकता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग करता है। 217(1) के क साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के
दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता। तो देख सकते हैं कितनी लंबी प्रोसेस है। अगर उस पर सिद्ध होता है कि कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही संसद के दोनों सदनों में आप उसको हटाने के लिए वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे कि किसके आधार पर उसे हटाया जा सकता है, तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर। भारत में चलित न्यायाधीश इसका मानसूत्र है, इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। किसका है? न्यायमूर्ति भगवती ने इसको शुरू किया था, श्री राजीव गांधी ने, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने। तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। आंसर होगा इसका सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। तो ध्यान रखेंगे। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, तो ये होगा 352। आंसर है इसका ए। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह प्रस्तापित किया था। ध्यान देंगे, पहले था आंतरिक अशांति, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी जगह पर कर दिया सशस्त्र विद्रोह। तो ध्यान देंगे कौन से संविधान में किया गया था सशस्त्र विद्रोह? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कब किया गया था, शब्द का यूज कब किया गया था, या शब्द में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह के शब्द का यूज कब से स्टार्ट किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसकी जगह बदला गया? तो ध्यान देंगे 44वां संविधान संशोधन था 1978। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अनुच्छेद। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में, यानी कुल मिला जुला करके कुछ भी नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 356 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति आपातकाल की बात की गई है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल है और यहाँ पर राष्ट्रपति आपातकाल है। ध्यान देंगे राष्ट्रीय आपातकाल किस में है? 352 में, और राष्ट्रपति आपातकाल किस में है? 356 में। और 360 में क्या है आपका? 360 में है वित्तीय आपातकाल। और अभी तक एक भी बार देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये भी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो सभी को पता है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, और ये 61वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 1989 में, ये भी ध्यान देंगे। आम चुनाव में मतदान की आयु 21, सेम क्वेश्चन है 61वां, ये आंसर सी है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, कितने सरकारी भाषाएं हैं? 16, यानी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य कितनी मान्य जो है सरकारी भाषाएं हैं? 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं या 20 हैं? तो ये पहले का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 18, ठीक है। लेकिन अभी हमको वर्तमान का देखना है, तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो कितना है? 22 है, ठीक है, 22 है। और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें कि ये जो सरकारी भाषाएं हैं ये किस अनुच्छेद से कहाँ तक हैं, तो ये है 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाएं से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। और एक थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे कि ये किस भाग में है, भाषा किस भाग में है, तो भाग 17 में है, भाग 17 में।
17 को अगर हम ऐसे करें, ऐसे में तो नहीं पूछता नंबरिंग में, ऐसे पूछता है 10, 5, 15, 16 और 17, ऐसे करके पूछेगा आपसे। 17 में ये है और भाग 18 में क्या है? भाग 18 में आपातकाल से संबंधित स्थितियां हैं। आपातकालीन प्रावधान है, तो ये भाग 18 में है, तो 10, 5, 15, 16, 17, 18 ऐसे कर लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि एग्जामों में यही पूछता है, ये नंबर नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। अब देखिए, अब ये सब पढ़ने में इतना रटने की जरूरत नहीं है आपको। अगर थोड़ा सा आप जान लेंगे कि त्रिस्तरीय प्रणाली किससे संबंधित है, आप सभी को पता है, पंचायत से संबंधित है। और ये जो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। आंसर है इसका ए। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना। थोड़ा सा बस ये ध्यान दे लेंगे कि ये जो योजनाएं आई थी कब आई थी, कोई भरोसा नहीं है, पूछ ही लेता है, ठीक है। तो और बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा, नीचे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। तो आंसर इसका सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी कानून में लचीलापन हो ताकि कोई भी आए आसानी से यहाँ पर निवेश करने के लिए ज़्यादा उसको दौड़ना ना पड़े, कोई कानून जो है वो अच्छा हो, अपना कानून में एकरूपता हो, त्वरित निर्णय हो। ये नहीं कि बेचारा आया, मतलब कोई वो बिजनेस करना चाह रहा है, उसने कंपनी के लिए कहीं गया, ये पर्यावरण मंत्रालय वगैरह से भी तो परमिशन लेनी पड़ती है ना, कि आप कौन सी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, इससे कितना प्रदूषण होगा, आप इसके लिए क्या कर सकते हो। तो बेचारा गया और सन 2010 में अपना वो दिया, जा करके वहाँ पर बताया, और मंत्री ने क्या किया, पर्यावरण जो मंत्रालय था वो क्या किया कि देते देते सन 2022 ला दिया। तो त्वरित न्याय बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी सही है। लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण की, तो ये सी राजागोपालाचारी है, जेपी कृपलानी है, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है। तो सेम आंसर है यही, बलवंत राय मेहता ही है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? वही होता है कि केंद्र में शक्तियां निहित ना हो, उसका स्थानीय स्तर पर भी बंटवारा हो। तो इसी को त्रिस्तरीय से भी जोड़ करके देख सकते हैं, तो वही होंगे, बलवंत राय ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार की, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार की। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि ये पंचायती की द्विस्तरीय सरकार की बात करते थे अशोक मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय सरकार की बात। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप लोग देख लेंगे। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति, ध्यान देंगे कब ये बना था? 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संतुष्टि की। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, परामर्शदात्री निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, परामर्शीय समिति है, या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण है? तो आंसर है इसका बी, प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी। तो अभी आपने देखा क्या है, प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत, अब ये छोड़ दीजिए, उस टाइम का है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन। तो ये देखिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पूछना है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ये स्थायी का पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी जो सदस्य होते हैं 5 ही होते हैं केवल, बाकी 10 अस्थायी होते हैं। तो फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए भी है, लेकिन जर्मनी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और रूस भी है, लेकिन जर्मनी नहीं है। आंसर है इसका ए।
ठीक है, कौन कौन है यहाँ पर एक बार आप देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देख लेना है। और इनका जो जो ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये भी ध्यान देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकार के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका बी, ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चाइना न्यूज़, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज़, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी या न्यू चाइना रिपोर्ट? तो इसका आंसर है सी, न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो, फ्रांस को, ब्रिटेन को, सरकारी रिपोर्ट को ध्यान देंगे, सरकारी रिपोर्ट होती है उसको येलो बुक कहा जाता है कि तो को येलो बुक कहा जाता है। तो किस देश का है इसको देखते हैं, फ्रांस का है कि ब्रिटेन का है या इटली का है या जर्मनी का है? तो ये है आपका फ्रांस का। आंसर है ए। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी? त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में या नई दिल्ली में? तो ये हुआ था आपका बेंगलुरु में। आंसर है इसका सी। चीन सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? चीन सुरक्षा बल, तो ये हुआ था 1965 में। आंसर है ए। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। यहाँ पर लागू नहीं पूछ रहा है, अंगीकृत पूछ रहा है। तो कब किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और अगर लागू पूछता तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी ध्यान देंगे, शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी है, इसलिए इसको लागू होने की तिथि को हम 26 जनवरी 1950 के रूप में जानते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त? भारतीय संविधान दिवस। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा? इसका आंसर है ए, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी। अब देखिए वही फिर आ गया ना, फिर वही। तो गणतंत्र तो पहले है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले देखा क्या है, सार्वभौम था पहले, सार्वभौम, सार्वभौम सत्ता संपन्न। तो हमने क्या देखा था कि सार्वभौम के बाद समाजवादी आया था। तो सार्वभौम के बाद समाजवादी देखिए, तो सार्वभौम के बाद समाजवादी यहाँ भी है, इसमें नहीं है, इसमें जनवादी दे दिया है, और समाजवादी यहाँ भी है। उसके बाद से आया था अपना धर्मनिरपेक्ष। तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष था, जनवादी नहीं आया था। तो देखिए जनवादी नहीं, तो आंसर हो गया आपका ये डी। आंसर है डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र? बताने की जरूरत नहीं, आंसर इसका सी। देख रहे हैं कितनी बार पूछा ये। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे होती है? सभी को पता है प्रस्तावना किसे, हम भारत के लोग। तो ये देखिए हम भारत के लोग, आंसर है डी। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए, प्रजातंत्र इसी को कहते हैं लोकतंत्र, या लोकतंत्र कहीं दे या प्रजातंत्र दे, मतलब एक ही है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया सरकार। इसका मतलब कि जनता को सरकारों को चुनने का और बदलने का अधिकार है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर है ये लिखित संविधान, ये देखिए आंसर हो गया सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आंसर है इसका सी। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, या प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है? तो आंसर है इसका डी, प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में ये एकात्मक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल से है, और अगर आपने सर की वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर दल बदल विरोधी कानून को पढ़ाया गया है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, संघ सूची के, समवर्ती सूची के, राज्य सूची के, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो भूमि सुधार जो है किस में है? ये राज्य सूची में है।
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भी विवाह के सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो देखिए भारतीय बैंक में तो कोई भी धन जमा कर सकता है, ठीक है, इससे थोड़ी नागरिकता मिलेगी। तो आंसर है इसका डी। नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर सन 2018 को, 11 दिसंबर सन 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को या 11 अक्टूबर 2020 को। इसका आंसर है बी, क्योंकि ये कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए एक कानून या सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो देखिए ये दोनों तो है ही नहीं आपके। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ये है आपका आंसर। आंसर हो गया ए, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव की बात नहीं की जा रही है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? संसद कर सकता है। आंसर है इसका, अच्छा सॉरी, लागू करने की शक्ति पूछ रहा है, तो ये होगा आंसर डी, न्यायालय। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उपर्युक्त न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार के ऋण जारी कर सकते हैं। ये ऋण देख लीजिएगा आप लोग, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। इनका मतलब क्या होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो ये भी आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका भी 12 से 35। और ये भाग 3 में है, ये भी ध्यान देंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर हमें बोलने की स्वतंत्रता होगी वहीं प्रेस की भी स्वतंत्रता होगी। तो आंसर है इसका ए, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो आप सभी को पता है, अब संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। आंसर है इसका बी। निम्नलिखित संवैधानिक उपाचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध को, परमादेश को, उत्प्रेक्षण को या अधिकार परीक्षा को? तो इसका आंसर है डी, अधिकार परीक्षा को कहते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, आंसर है डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपाचारों का अधिकार यानी किसमें है? संवैधानिक उपाचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। संविधान की आत्मा और हृदय कहा, तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संवैधानिक उपाचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपाचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जा सकती है। पोस्टमार्टम की भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। तो कुछ नहीं, बस इतना ही समझिएगा आप लोग कि क्या है इसका मतलब। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में। एक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है, तो सभी को पता है कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो ये है डीपीएसपी में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत की गई है या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है या चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो पंचायतों का जो गठन है वो किसमें है? आर्टिकल 40 में, और 36 से 51 किसमें आता है? डीपीएसपी में। तो ये है इसका आंसर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है।
नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। बिल्कुल सही आंसर इसका सी। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है 40वें संविधान संशोधन में, 43वें में, 42वें में या 39वें में? तो ये है 42वें में, आंसर इसका सी। 42वें संविधान के संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार जो है, आदेश जो है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, यही पूछ रहा है। 10 जो आचार है, मैं तो आंसर ही आपको बोल दी। 10 आचार आदेश हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो आंसर है इसका बी, हमारे मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सम्मान करना उसका। ठीक है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, तो कुछ नहीं है, ये संसद का हिस्सा होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आंसर इसका बी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार क्यों दिया है? अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली मत के आधार पर होता है। तो यहाँ पर ई क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पर एकल भी दिया है और आनुपातिक भी दिया है, इसलिए यहाँ पर माना है ई। आपका आंसर होगा ई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसने स्टार कर दिया है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से किसी को नहीं। तो आंसर है इसका सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस विवाद को सौंपा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। तो आंसर है इसका डी, महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है, या भारत सरकार के मुख्य सचिव होते हैं? तो आंसर इसका है राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या वित्त सचिव? तो आंसर है इसका बी, मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? यानी भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या सभी तीनों में? तो नहीं, ये किया गया भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो आंसर है इसका डी, इन तीनों में से कोई भी हो, इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह पर, गवर्नर के सलाह पर, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर? तो आंसर है इसका सी, गवर्नर के सलाह पर। भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो देखिए, मतलब ये तो होता ही है, लेकिन ये राज्य का जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल। तो इसका आंसर है बी। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, या अध्यादेश जारी करे। तो अभी हम लोगों ने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि संसद के द्वारा हटाया जाता है, किससे? तो वही कदाचार वगैरह को लगा करके। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, या तमिलनाडु से, या आंध्र प्रदेश से? सभी को पता है बिहार से थे।
राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है या भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये नहीं है, आंसर है इसका सी। राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति तो देख लिया हम लोगों ने, उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का। यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो प्रधानमंत्री किसका होता है? केंद्रीय सरकार का। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति, आंसर है इसका डी। मंत्रिपरिषद तो दायी होता है लोकसभा के प्रति, जबकि लोकसभा यहाँ पर कहीं है ही नहीं, इसलिए स्टार दिया हुआ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ये करती है विधायिका के अधीन रहकर। सरकार की संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसका आंसर है ई। राष्ट्रपति तो होता नहीं है, विधायिका एवं कार्य दोनों स्वतंत्र हैं, तो फिर कार्य कैसे करेंगे? विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, फिर मनमानी कार्य करने लग जाएंगे ना, ये दोनों एक दूसरे को वो करते हैं, बैलेंस करते हैं। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, और विधायिका न्यायपालिका नहीं, ये भी गलत है। आंसर है इसका ई। यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो ध्यान देंगे संसदीय शासन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? तो आंसर इसका सी, लोकसभा के प्रति होता है ये। ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है 352 में, आंसर है ए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के सदस्य अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका ए, अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा का अध्यक्ष? तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो आंसर है इसका बी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर राज्य सरकार को, तो इसका आंसर होगा एडवोकेट जनरल, आंसर है बी। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1856 में हुआ था, आंसर है इसका सी। लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, सभी को पता है, पीएम होता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या होती है? वो होती है 25 वर्ष, आंसर है इसका सी। और राज्यसभा के लिए कितनी होती है? ध्यान देंगे 30 होती है, 25 और इसके लिए 30। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की वही चीज़ है, यहाँ पर भी सेम। संसद सदस्य बनने के लिए हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? संसद सदस्य, सेम ही है 25। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर है इसका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसकी जमानत राशि जब्त होती है। तो ध्यान देंगे 1/6। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक।
इसमें दिया है कि संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम, यार कभी कभी उच्चारण निकल नहीं पाता है सही से, तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, तो ध्यान देंगे जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 2000 में हुआ था, और 86वां कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप लोग। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, या 1981 की जनगणना पर। तो ये है 1971 की जनगणना पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, या मेघालय में। तो यहाँ पर केवल इनमें से पूछा है, इनमें से, ठीक है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, आंसर है इसका बी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय किसके पास है नियुक्त मनोनीत करने की शक्ति? तो ये होती थी राष्ट्रपति को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोकसभा में किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत नहीं किया जाता है। इस प्रावधान को 2019 में हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान देंगे कि 104वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो लोकसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय से जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनको हटाने से है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जातियों यानी किसकी बात कर रहा है? एसटी की बात कर रहा है। 330 में, 331 में, 332 में, 333 में। तो ये है 330 में, आंसर इसका ए। अनुसूचित जातियों, अच्छा अनुसूचित जाति एससी की बात कर रहा है, एससी अनुसूचित जातियों की, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) ख में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम को छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एससी हैं उनके आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो वो 330 के तहत किया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर इसका डी, पीएम के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा कार्यकाल को भंग कर सकता है पूरा होने से पहले। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो अभी हमने देख लिया, सी है आंसर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, या वर्ष में 4 बार। तो आंसर है इसका बी, क्योंकि जो लोकसभा है उसमें वर्ष में 2 बार, 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश? तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश भेजता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो कौन है? आंसर इसका ए, बिहार और महाराष्ट्र है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, आंसर इसका बी। राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्य को प्रतिनिधित्व किसके आधार पर देता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान पर, या उनके राजस्व के अनुपात में स्थान? तो नहीं, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर ही उनको सीट दी जाती है, आंसर इसका बी। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या आजीवन? तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसमें विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता, आंसर है इसका बी। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता, तो आंसर इसका डी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते थे? तो ये होता है 12, आंसर है सी।
राज्यसभा के चेयरमैन हैं पूछ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के चेयरमैन की बात कर रहा है तो कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। आंसर है इसका ए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर कह रहा लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है तो लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर ही करते हैं। आंसर इसका सी। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो ये उसमें पूछा था, छोड़ दीजिए, इसको करंट का है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित कर, तभी हमने देखा 6 महीने का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। तो ये जो प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने वाले तत्काल, इसको एक बार हम देखते हैं कि शून्यकाल का मतलब क्या होता है। तो यह है मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में, बस कुछ नहीं है, ये मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इसी को कहते हैं शून्यकाल। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण से, केंद्र राज्य से, नीति कार्यान्वयन से, अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं से। तो यहाँ पर है विभाजन प्रणाली। तो आप लोग शक्तियों के विभाजन को मत समझ लीजिएगा और केंद्र राज्य मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो इसका आंसर है बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या पंजीकृत पार्टी है? इसका आंसर है ई, क्योंकि ये क्या है, ये राज्य, ये पंजीकृत भी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो ये पंजीकृत भी है और राज्य स्तरीय यानी कि राष्ट्रीय पार्टी भी है। आंसर हो गया इसका ई। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसका आंसर है डी, केवल 4, क्योंकि किसी भी विषय पर जब मतभेद उत्पन्न होता है, किसी भी साधारण विषयों पर जब मतभेद उत्पन्न होता है तो ही संयुक्त बैठक को पारित किया जाता है। तो ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका आंसर है डी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन है? तो सभी को पता है, संविधान है। दिल्ली है, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासी परिषद। तो क्या है ये? यूटीएस है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है, ठीक है। ये देखिए कह रहा है राज्य बनाना, पृथक वनांचल राज्य बनाना, यानी राज्य अलग कैसे बनेगा? एक दूसरे राज्य से अलग करके तो राज्य बनेगा दूसरा। तो यानी दूसरे राज्य का निर्माण करना, और निर्माण किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 3 में, ठीक है। 3 में से कोई नहीं है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं एम.एन. वेंकटचलैया, आर.एस. सरकारिया, कृष्णा अय्यर,
या फातिमा बीबी? तो ये हैं एम वेंकट चलैया। आंसर है इसका ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, या भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है डी, ये भारत के संविधान के द्वारा स्थापना हुई थी इसकी। ये छोड़ देंगे आप, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, या लोकसभा करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। आंसर है इसका बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है ये? तो ये है संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकता है। और यहाँ पर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो ये होती है 65 वर्ष। आंसर है इसका सी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको दे सकता है अपना पत्र? तो ये देख लिया हम लोगों ने, राष्ट्रपति को देता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों को समालोचना कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसमें डी बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आंसर है इसका डी। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर? तो इसका आंसर होगा ई, क्योंकि संविधान में स्थापित कानून, संविधान के द्वारा संविधान में स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो आधारित है। यानी हमारे न्यायिक प्रणाली का आधार जो है वो संविधान में स्थापित कानून ही है, ठीक है। तो इसमें आपका ए भी होगा और डी भी होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ई। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का तो देख चुके हम लोग, राज्यपाल होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो इसका आंसर है आपका डी, केवल 4, क्योंकि इसमें राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद ये सारे सम्मिलित होते हैं। किसमें? विधायिका में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित हैं। यानी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग जो उनके पद में निहित है। यानी किसके तहत इनको अधिकार देने का, वो है किस आर्टिकल के तहत शक्ति है, तो उसको देखेंगे हम। तो ये है 175(2) के तहत। आंसर है इसका सी। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन, विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका ए, विधान पालिका परिषद। आप देख सकते हैं मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, 10 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ही अंदर से निकालते हैं क्वेश्चन को। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एवं सदनीय या द्विसदनीय होगी। छोड़ दीजिए ये सब। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं?
राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय पंचायतों से। शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। आंसर इसका डी, उद्योगपति। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधान सभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो आंसर है इसका बी, केंद्रीय संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषदें हैं? केरल में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में। आंसर है इसका डी, केवल बिहार में है। वर्तमान में देख लेंगे कहाँ कहाँ है। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें विधान परिषदें हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है। अभी बीच में मध्य प्रदेश आपको जरूर देगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, यूपी बिहार एक साथ ले लीजिएगा, यूपी बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और आंध्र और तेलंगाना, ऐसे आप लोग करके याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का कौन करता है? तो ये करता है 170। आंसर इसका ए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना होगा? तो जब वो अपना त्याग पत्र देता है तो वो देता है उपाध्यक्ष को। आंसर है इसका सी। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, बम्बई उच्च न्यायालय ने, या पंजाब उच्च न्यायालय ने? इसने ये कहा था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई या इलाहाबाद? तो इसका 2 आंसर है, एक तो गुवाहाटी है और एक मुंबई है, ठीक है। यहाँ पर उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, यानी एक ही उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बने हैं, वो है गुवाहाटी और मुंबई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है? परमादेश याचिका, स्वत्वाधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्ति का दावा, न्यायिक पुनरीक्षण की याचिका। आंसर इसका बी, स्वत्वाधिकार का मुकदमा, टाइटल सूट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो ये करता है 324। आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 326 या आर्टिकल 245? तो इसका आंसर है आर्टिकल 13। यहाँ पर कह रहा है कानूनों पर प्रस्तावित प्रदान करता है, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, यह है आर्टिकल 13। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है? तो ये पूछ रहा है कि समवर्ती सूची में क्या है, तो वो है शिक्षा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल है 280। आंसर है इसका ए। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 10 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950 या 15 मार्च 1950? आंसर है इसका बी, 15 मार्च 1950 को। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ठीक है, ये कह रहा है कि केंद्रीय सरकार का हिस्सा भी नहीं है लेकिन उसका जो सदस्य था वो लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तेलुगु देशम पार्टी, समता पार्टी, जनता पार्टी, इनमें से कोई नहीं, तो वो था तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति को है, चुनाव आयोग को है या सर्वोच्च न्यायालय का है? तो ये काम तो चुनाव आयोग का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है।
1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इसका आंसर है डी, ये चारों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 1987 में। आंसर है इसका डी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या जिला न्यायाधीश? तो ये लेता है राज्य सरकार। आंसर है इसका बी। पंचायती राज किसका विषय है? बताने की जरूरत नहीं है, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? कार्यों की सूची। आंसर है इसका 243 जी डी। निम्नलिखित में से संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। आंसर है इसका सी, ग्रामीण खेल इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत का, जाति पंचायत का, ग्राम पंचायत का या जन पंचायत का? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा है तो कौन होगा? ग्राम पंचायत ही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने? तो आर्टिकल 40 है, हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं इसको। ये भी आर्टिकल 40 ही है, वही है सेम। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इनमें से सभी सही हैं, तो सही बात है, ये सारे ही सही हैं। आंसर होगा इसका डी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला परिषद। तो इसका आंसर है डी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आता है? जिसमें आता है ग्राम पंचायत, फिर आता है आपका क्षेत्र पंचायत समिति और फिर आता है जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षित देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज ही विकेंद्रीकरण की बात करता है, तो आंसर है इसका सी। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाहों की या राजनेताओं की। तो बात हो रही पंचायतों की, जब तक स्थानीय जनता की भागीदारी ना हो तब तक इसका काम पूरा ही नहीं होगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी सही बात है, ये सभी कर रहा है, तभी तो विकेंद्रीकरण हो रहा है। पंचायती राज को अंतर्गत स्वायत्त स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत या भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत। आंसर इसका डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत किया गया है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उनका अध्यक्ष कौन था? तो बताने की जरूरत नहीं है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वो थे बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज कानून संस्था के लिए बनी थी, वही हैं बलवंत राय ही हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। गलत है ये, क्योंकि जगाना ही है, नहीं जगाने से क्या मतलब है? आंसर इसका सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी। आंध्र प्रदेश में कि हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो ये किया गया था आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। आंसर इसका डी। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान? तो पहले की बात कर रहा तो कहाँ हुआ पहले? तो हुआ ये राजस्थान में, नागौर में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो आप देख सकते हैं न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता ने की थी। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। तो ये नहीं आता है। आंसर इसका डी।
पंचायती राज प्रणाली की किस सूची में है? राज्य सूची में है। आंसर है बी। किस राज्य किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध बनाया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो किसने किसने बनाया है? ये सभी ने बनाया है। आंसर है इसका डी। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? किसने किया था? अभी हमने देखा किसने किया था। बिहार तो किया था, उत्तर प्रदेश नहीं था। बिहार था, मध्य प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश भी था, लेकिन केरल नहीं था। बिहार, हिमाचल, उत्तर प्रदेश नहीं था, यानी आंसर हो गया आपका बी। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? 61वें संविधान संशोधन बिल से, 62वें संविधान संशोधन बिल से, या 63वें, 64वें? ये कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो किससे हुई थी? तो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। आंसर है इसका डी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? 73वां, 74वां, 71वां या इनमें से कोई नहीं? तो 73वां इससे था, 74वां था नगर पालिका से। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, चुनाव आयोग की नियुक्ति, ये पंचायती राज से है। आंसर इसका डी। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण। ठीक है, ये नहीं आता है। ये किसके दायरे में आता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आता है, इसकी शक्ति है ये। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, न तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आंसर है इसका सी, किसी में भी लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, कब लाया गया था प्रथम संशोधन विधेयक? तो ये लाया गया था 1951 में। आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? लघु संविधान किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। आंसर है इसका ए। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी डी शर्मा या बी आर अम्बेडकर? तो ये थे काका साहेब कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आंसर है इसका सी, राज्य के राज्यपाल। लेकिन हटाता कौन है? हटाता राष्ट्रपति है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? M1, Z1, M3 या Z3? आंसर इसका सी, M3 है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? UPSC का अध्यक्ष आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आता है या कैग आता है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं? तो इसका आंसर है ई, क्योंकि ये जो चुनाव आयुक्त हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनका पद एक ही समान है। ठीक है, वरीयता में जो क्रम है इनका एक ही समान है, इसलिए BPSC ने इसको ई माना है। तो आप लोग भी इसको ध्यान देंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध से, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कह रहा अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये है मुकदमे तथा कार्यवाही से। आंसर है इसका ए। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान था, एक तरीके से कह सकते हैं BPSC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे संविधान से, उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस हमने कर लिया है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग भूगोल को करेंगे। ठीक है, भूगोल के बाद से हमारा ऊपर ही देख लेते हैं, भूगोल के बाद से क्या आएगा हमारा। ये हमने कर ही लिया, भूगोल हो जाएगा, फिर हमारा इकोनॉमी आएगा, फिर सामान्य विज्ञान आएगा।
तो एक काम करेंगे, हम लोग भूगोल नहीं करेंगे, हम इसको कर लेते हैं कल वाले वीडियो में, ये साइंस को कर लेंगे, क्योंकि साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस के बाद से हम सीधा आ जाएंगे समसामयिक पे, कि समसामयिक से कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या समसामयिक को छोड़ देंगे, सीधा हम करेंगे साइंस। और साइंस के बाद आ जाएंगे बिहार पे, जितने भी बिहार से संबंधित हैं, जैसे कि बिहार का विविध भी है इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिहार की हैं, तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से हम जो ये हमारा करंट्स वगैरह है इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो हमारा साइंस का होगा, क्योंकि साइंस आप सभी को पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है, तो हिस्ट्री है, फिर हमारा विज्ञान है, बिहार स्पेशल है और करंट है। ये 4 हमारे मेजर पार्ट होते हैं, तो इन चारों को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हमने 2 को देख लिया, और बाकी हमारा अगला ये रहेगा सामान्य विज्ञान, तो इसको हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होगा इसका। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।